हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। मैं संजीव कुमार। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और छोटा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि ये चैप्टर नंबर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा और मैक्सवेल का समीकरण, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में हमें एक चीज़ और नया पढ़ने को मिलेगा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे और साथ साथ वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की। ठीक है, तो ये इतनी इस चैप्टर में चीज़ें हमको पढ़नी है। और ये चैप्टर जो है बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। पूरे बुक में आप पार्ट 1 और पार्ट 2 उठाकर अगर देखेंगे तो सबसे छोटा चैप्टर आपको यही नज़र आएगा। और जितना ही छोटा है उतना ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि ये बिल्कुल सतसैया के दोहे की तरीके से हैं, देखन में छोटे लगे लेकिन घाव करे गंभीर। वही हाल है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए आइए चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। इस आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 हमने होमवर्क में दिया था, अभी लास्ट में उसको देख लेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते किसको हैं। हाँ, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या हैं, ये चीज जो है हमको सबसे पहले इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब अगर कोई चालक तार है और उसमें अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो धारा प्रवाहित होने के कारण उस चालक तार के चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये चीजें हमने पढ़ रखी है। और साथ साथ ये भी पढ़ रखा है कि अगर किसी चालक तार को हम परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र यानी कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है जो क्या होता रहा, जिसके मान में यानी चुंबकीय क्षेत्र के मान में अगर हम परिवर्तन करें और उसमें कोई चालक तार अगर हमारा स्थित है तो उस चालक तार में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। ये दोनों चीजें जो है हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ रखा है। धारा वाला फैराडे के नियम में पढ़ा। ठीक है, फैराडे ने इसको एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी चालक तार को हम क्या करें, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में अगर हमारा कोई चालक तार स्थित है तो उसमें क्या होती, एक प्रेरित धारा बहने लगती है। ये दोनों चीजें हमने साथ साथ पढ़ रखी। अब ये दोनों चीजें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, उसकी वजह से क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर में धारा बहने लगती। तो जब धारा बहेगी, जहां इलेक्ट्रिक की बात आएगी वहां पर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। जहां पे धारा है वहां पे जो है विद्युत क्षेत्र भी आपका काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा भाई? पहला चैप्टर यही ना था कि कहीं पर भी अगर आवेश है तो क्या हो रहा, विद्युत क्षेत्र है, ऑटोमेटिक है। तो अगर धारा बह रही है, धारा बहने का मतलब क्या है, आवेश फ्लो कर रहे हैं यानी चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जब चार्ज फ्लो करेगा तो धारा होगी। ठीक है, और धारा जब होगी तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो दोनों चीजें मान लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। लेकिन जब इन दोनों में हम परिवर्तन करते हैं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन जब किया जाता है तो ये दोनों परस्पर लंबवत होने के कारण वातावरण में एक विक्षोभ क्रिएट करते हैं यानी डिस्टरबेंस जो है क्रिएट करते हैं। उसी विक्षोभ को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर क्या हो, परिवर्तन किया जाए और ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत होने के कारण वातावरण में एक विक्षोभ उत्पन्न करते हैं यानी एक डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन राइट कर लिया जाए, हम लिख देते हैं। तो स्टूडेंट, वैद्युत चुंबकीय तरंगे की जो डेफिनेशन है यहाँ पे देखिए हमने जो है उसको लिख दिया। क्या है कि मैक्सवेल ने यह सिद्ध किया कि किसी भी क्षेत्र, चाहे आपका वो विद्युत
क्षेत्र हो या फिर चुंबकीय क्षेत्र हो, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में अगर हम समय के साथ उस क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, तो एक अन्य क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जैसा कि एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि मान लो अगर हम क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित कर रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र को जब परिवर्तित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार है तो उसमें क्या होती है, धारा बहने लगती है, और जब चालक तार में धारा बहेगी तो धारा के कारण एक दूसरा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। तो किसी भी एक क्षेत्र में अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं तो एक दूसरा क्षेत्र क्या हो रहा है, अपने आप उत्पन्न हो जा रहा है। वही चीज यहां पे है। तथा विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के सदिशों में परिवर्तन के परस्पर लंबवत, जैसा कि हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश ये एक दूसरे से लंबवत होते हैं, ठीक है। लंबवत होने के कारण वातावरण में एक क्या करते हैं, विक्षोभ का निर्माण करते हैं, यानी डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, यानी और उसी डिस्टरबेंस को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। क्लियर हो गया, एनी डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये तो शार्ट क्वेश्चन का, ये जो है आपके शार्ट टाइप वाले क्वेश्चन हैं, ये आपके शार्ट में 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ लिया जा सकता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं। क्लियर? चलिए अगली हेडिंग डालिए, डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या चीज, इसके कॉन्सेप्ट को पहले बहुत ध्यान से समझते हैं क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा हम इसको साफ कर लेते हैं बोर्ड को, जिससे कॉन्सेप्ट समझने में कहीं दिक्कत ना। चलिए डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि विस्थापन धारा के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या होता है कि जब हम किसी चालक तार में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर कोई भी हमारा चालक तार है, जैसे मान लो ये हमारा कोई हम कई सारे जो है ये कोई चालक तार ले लिया हमने, इसमें क्या कर रहे हैं, एक विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं आई, तो इसके कारण इस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इसको अगर हम एक क्या करें, क्लोज्ड सरफेस में बंद करें, एक बंद परिपथ ले लें, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम ये कहता है कि अगर किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उस चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसी बंद परिपथ के अनुदिश, ठीक है। तो ये हमने एक बंद परिपथ ले लिया, अब इस बंद परिपथ के अनुदिश इसका रेखीय समाकलन किसका, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V dl, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट I होता है, ठीक है। ये क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से एम्पियर के परिपथीय नियम से, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ कि अगर हम किसी चालक तार में क्या करें, धारा प्रवाहित करें, तो धारा प्रवाहित होने के कारण उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसी बंद पथ के अनुदिश उस चालक तार में बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट जो है निर्वात की क्या है, चुंबकशीलता है, ठीक है। म्यू नॉट जो है वो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। आगे आ जाओ, अब मैक्सवेल का क्या कहना है, मैक्सवेल का ये कहना है कि अगर हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो धारा प्रवाहित होने के कारण, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता है, बल्कि ध्यान से समझो क्या है कि अगर हम किसी चालक तार में
विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता है, बल्कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र की वजह से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में कंट्राडिक्शन आ रहा होगा ना, कि अभी तक तो हम पढ़ते आए क्या, कि अगर किसी चालक तार में हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, सिंपल सी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लेकिन अब मैक्सवेल का कहना यह है कि उसमें एक टर्म इन्होंने और जोड़ा, कि जो उसके चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये केवल धारा के प्रवाह के कारण नहीं होता है, बल्कि एक और कारण है। और वो कारण कौन सा है, कि अगर हम उस चालक तार के चारों ओर क्या करें, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करें। ठीक है, तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन की वजह से चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यह चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, ठीक है, ये उस धारा के समतुल्य है। किसके समतुल्य है, परिवर्ती जो वैद्युत क्षेत्र है। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र किसकी वजह से हो रहा है, जब वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उस समय जो धारा हम अप्लाई कर रहे हैं उस धारा के समतुल्य है। और इसी धारा को क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ा सा समझो, कि मैक्सवेल ने बताया कि किसी चालक तार में केवल धारा के प्रवाह होने से ही चालक तार के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता है, बल्कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र का मान उस परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र में बहने वाली धारा के समतुल्य होता है। और इसी धारा को क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, तो देखिए ये आपका डेफिनेशन है। क्या है कि मैक्सवेल के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, बल्कि वैद्युत क्षेत्र के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इस प्रकार परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उस धारा के समतुल्य यानी उस धारा के समान है जिसका प्रवाह तभी तक होता है जब तक वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न धारा को हम क्या कहते हैं, विस्थापन धारा यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहां पे देखो, एक हमने कैपेसिटर लिया, एक क्या हुआ, एक कैपेसिटर लिया गया। कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी तथा एक कुंजी के द्वारा क्या किया गया, कनेक्टेड कर दिया गया यानी जोड़ दिया गया। अब देखो, जब हम कुंजी के को ऑन करेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ये कैपेसिटर है ये क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा, यानी कि परिपथ में क्या होने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। परिपथ में क्या होने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, और इस धारा का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज ना हो जाए। चार्ज होने का मतलब क्या है, कैपेसिटर पर आवेश स्टोर होने लगेगा। और जब ये कैपेसिटर इतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा, यानी इस पर इतना पर्याप्त आवेश आ जाएगा कि इस कैपेसिटर का जो विभवांतर है वो बैटरी के विभवांतर के बराबर हो जाए। ठीक है, जब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा और कैपेसिटर यानी संधारित्र का विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में धारा का प्रवाह क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है भाई, जब जैसे मान लो आपने 2 बॉटल रखा है, ठीक है, 2 छोटे छोटे डब्बे ले लो और क्या करो, एक में पानी पूरा भर दो और एक पूरा खाली कर दो और नीचे से उसको कनेक्ट कर दो। तो क्या होगा कि जो पूरा भरा हुआ और दोनों को एक ही लेवल पे रखो, जो पूरा भरा हुआ उसमें से पानी क्या होने लगेगा, जो खाली उसमें जाने लगेगा। और कब तक पानी जाएगा, जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। लेवल बराबर हो गया तो पानी का फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहां पर है कि ये करंट यहां पर जा रही है, ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही, और इस धारा के प्रवाहित होने के कारण ये जो हमारा कैपेसिटर है ये चार्ज होगा। और इस कैपेसिटर चार्ज होते होते भाई, जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो कैपेसिटर में होता क्या है कि एक प्लेट क्या होती है, पॉजिटिव होती है और दूसरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में क्या होगा,
पोटेंशियल क्रिएट होगा, यानी विभव उत्पन्न होता है। तो और इसका विभव और इस बैटरी का विभव जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे देखो, जब संधारित्र आवेशित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमने यहां पे दो पृष्ठ ले लिया, एक पृष्ठ ले लिया S1 और दूसरा पृष्ठ ले लिया S2, और ये दोनों पृष्ठ एक ही बंद पृष्ठ L के द्वारा क्या है, मान लिया गया कि कनेक्टेड है। ठीक है, S1 व S2 पृष्ठ एक ही पृष्ठ, एक ही बंद परिपथ L, ठीक है, एक ही बंद परिपथ L से संबद्ध है। ठीक है, तो मान लिया गया कि S1 और S2 जो है क्या है, एक ही बंद परिपथ से संबंध है। और एक चीज, जब संधारित्र हमारा चार्ज हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में इनके प्लेटों के बीच कोई आवेश का ट्रांसफर नहीं होगा, और जब आवेश का ट्रांसफर यानी आवेश मतलब चार्ज पार्टिकल इधर से उधर नहीं होंगे तो इसके बीच में क्या होगी, कोई भी धारा नहीं बहेगी। और इसके बीच में हमारा कौन सा पृष्ठ है, S2। ठीक है, कौन सा है, S2। तो S2 सरफेस से क्या होगी, धारा नहीं बहेगी, S2 सरफेस से धारा नहीं बहेगी। कब, जब संधारित्र पूरी तरीके से आवेशित हो जाएगा यानी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तब आपके S2 पृष्ठ से धारा नहीं बहेगी, और धारा किससे बहेगी, S1 से। ठीक है, तो आप लिखोगे, ये डेफिनेशन नोट हो गई ना सभी लोगों की, तो इसको हम मिटा रहे हैं, आगे लिख रहे हैं। देखो, जब संधारित्र आवेशित होता है, क्या होता है, आवेशित होता है या हो जाता है, तब पृष्ठ S2 से धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, केवल S1 से होता है, केवल S1 से होता है। अब भैया बताओ, जब धारा प्रवाहित हो रहा है तो धारा प्रवाहित के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो हम अप्लाई करेंगे एम्पियर का परपथीय नियम। तो दोनों पृष्ठों के लिए एम्पियर का परपथीय नियम लगाने पर S1 के लिए एम्पियर का परपथीय नियम, एम्पियर का परपथीय नियम, एम्पियर का परपथीय नियम S1 के लिए क्या हो जाएगा, S1 V डॉट dl इक्वल टू म्यू 0 I, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है S1 में। S2 के लिए क्या हो जाएगा, S2 के लिए अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, S2 के लिए अगर देखें S2 V डॉट dl इक्वल टू 0। क्यों 0, क्योंकि पहले ही लिखा गया है कि S2 से धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी S2 में करंट 0 है तो करंट 0 है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 एक साथ कभी भी सत्य नहीं हो सकते। ठीक है, समीकरण 1 और 2 एक साथ कभी भी सत्य नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैक्सवेल ने क्या किया कि समीकरण नंबर 1 में एक और टर्म जोड़ दिया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में क्या किया, इस विरोधाभास यानी
कंट्राडिक्शन की कंडीशन को दूर करने के लिए समीकरण 1 में एक एक्स्ट्रा टर्म जोड़ दिया। ठीक है, तो एक लाइन भाई आप लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं। इस विरोधाभास की स्थिति को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने समीकरण नंबर 1 में एक एक्स्ट्रा टर्म यानी एक अन्य टर्म जोड़ दिया। तब आपका समीकरण नंबर 1 कितना बन जाएगा? इंटीग्रेशन v डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई प्लस म्यू जीरो आई डी। और ये आई डी है क्या? यही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, यही हमें क्या करना है? निकालना है, क्योंकि हेडिंग भी हमने डाल रखा विस्थापन धारा। ठीक है, वही जो अलग से आपका क्या होता है, धारा उत्पन्न हो रहा, वही टर्म इसमें क्या किया गया? जोड़ दिया गया। ठीक है, अब इसको बना लो समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब देखो, अब इस विस्थापन धारा को अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो इधर आप लोगों का हो गया ना समीकरण नंबर 1 2 3 सब बन गया। थोड़ा सा इधर हम मिटाते हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है। ठीक है, तो देखिए ये जो विस्थापन धारा आईडी है, आईडी क्या? हमारी विस्थापन धारा है। आईडी क्या है? विस्थापन धारा है। इसी का मान हमको निकालना है। तो देखिए, मान लेते हैं इस संधारित्र पर कुल आवेश कितना है? Q है। माना संधारित्र C पर आवेश आपका कितना है? Q। व इसके प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है कितना है? व प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, तो जब कुल आवेश Q है और प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E है, तो गॉस के नियम के अकॉर्डिंग कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर कितना हो जाएगा? गॉस के नियम के अकॉर्डिंग कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन E डॉट क्या होगा? ds का मतलब सरफेस। ठीक है, ds इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका क्या है? फाई। यहां से देखो तो Q इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इधर कर दो तो ये हो जाएगा फाई E एप्सिलॉन नॉट, और इसमें अगर कर दो तो एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन E इंटू ds। ठीक है, ये बनेगा। इसको क्या करो? t के रिस्पेक्ट में क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो, यानी उसको क्या करो? इंटीग्रेट कर दो। तो इसको अगर हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिल जाएगा? dq बाई dt इक्वल टू क्या मिल जाएगा? d बाई dt एप्सिलॉन नॉट फाई e। तो यहां से dq बाई dt इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है, इस बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, d बाई dt इंटू फाई e। अब एक चीज और सोच रहे होगे, सर यहाँ आपने इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट कर दिया, इसको नहीं किया। चलो इसको भी कर दो, d बाई dt एप्सिलॉन नॉट फाई e ds। एप्सिलॉन नॉट को अगर आप बाहर ले लोगे तो क्या मिल जाएगा आपका? एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, होल इंटीग्रेशन d बाई dt। ठीक है, E भी आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है, ये आ जाएगा ds। de डॉट ds। ठीक है, तो हालांकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो हम सिर्फ यही ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र। फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स है,
और ई क्या वैद्युत क्षेत्र है, तो हमें यहाँ मतलब जो है वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स का टर्म आएगा तो वैद्युत क्षेत्र जो है उसमें अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं, डी क्यू बाई डी टी, ये क्या आवेश प्रवाह की दर, और आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, यानी यही हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट करंट है आई डी। तो आई डी बराबर क्या मिल गया, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी फाई ई। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है सॉरी आई डी का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 में जब इसका मान रखोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू जीरो आई, म्यू जीरो को दोनों में से कॉमन ले लिए तो यहां बचा आई, यहां बचा आई डी, और आई डी का मान यहां पे हमने निकाला, कितना निकाला, प्लस एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी फाई ई। ठीक है, यही जो है आपका क्या है, मैक्सवेल का समीकरण है, यही क्या है आपका मैक्सवेल का समीकरण है। अगर आपसे विस्थापन धारा पूछता है तो विस्थापन धारा का ये फार्मूला है। ठीक है, ये आपका विस्थापन धारा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये आपका क्या डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि विस्थापन धारा है। तो ये था मैक्सवेल का समीकरण का प्रूफ था, यानी विस्थापन धारा का प्रूफ था। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि चैप्टर काफ़ी छोटा है। ये समझ लीजिए कि इसको प्रूफ करने से आप इस चैप्टर का 50% प्रूफ कर लिए। अब इसके बाद इस चैप्टर में कोई आपका प्रूफ नहीं बचा है, बस बचा क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के कैरेक्टरिस्टिक यानी कि गुण। ठीक है, और बचा है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो ये दोनों भी आपके एक एक लेक्चर में अच्छे से कंप्लीट कर दिए जाएंगे। चैप्टर को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं, धीरे धीरे आराम से स्टडी किया जाएगा। ठीक है, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन जो है, कोई भी कन्फ्यूजन चैप्टर में ना रह जाए, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती रहें। जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टूडेंट, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक मिलती रहे, यानी हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।